नमस्ते। ज्ञान विविध्य चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे समास। समास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब होता है कि छोटा करना दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द में बात है वो कह देना, कम से कम शब्दों में है वो बात कहना। समास जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है सम प्लस दूसरा है आस। सम का अर्थ होता है पास, सम का अर्थ होता है पास, और आस जो शब्द है उसका होता है रखना। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? पास में रखना। सम प्लस आस यानी सम प्लस आस से बना है समास। और इन दोनों शब्दों का अर्थ है, सम का अर्थ है पास और आस शब्द का अर्थ है रखना, अर्थात पास में रखना। अब इसकी परिभाषा इस आधार पर हमें देखते हैं। समास की क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक, यहाँ ये शब्द आना है। एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ है वो निकलता हो, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिनका कोई महत्व नहीं होता हो। तो इसलिए यहाँ ये शब्द आना जरूरी है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द की प्रक्रिया को समास कहते हैं। प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों की मेल। अब यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि यहाँ किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है, न कि वर्णों का मेल होता है। अब आपने देखा होगा कि इसमें भी आप कई जो वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि संधि होती है उसमें भी तो मेल होता है, तो फिर उसे संधि कहते हैं और इसे समास, दोनों में क्या अंतर होता है? तो वो अंतर भी मैं अभी आपको पॉइंट के माध्यम से बताऊंगी कि संधि में क्या होता है और समास में क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, यहाँ शब्दों का मेल होता है न कि वर्णों का। शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में। अब देखिए, समास का क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना समास का प्रयोजन होता है। समास का प्रयोजन होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना। आपने बात है, एक तो है कि लंबी कह के बात है वो की जाए तो वो थोड़ी सी वहाँ बोरियत सी आ जाती है, और लेकिन यहाँ समास का क्या कार्य है, इसका क्या प्रयोजन है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात है, अधिक से अधिक जो भावनाएं हैं वो सामने रखना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। तो ये तो हुई समास की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। दूसरा है समास है वो किन दो शब्दों के मेल से बना है, उनका क्या अर्थ होता है। सम प्लस आस से बना है। सम का अर्थ होता है पास, आस का होता है रखना, अर्थात पास पास रखना।
दूसरा, फिर एक परिभाषा निकल के आती है, इन शब्दों के अर्थ के आधार पर एक परिभाषा निकल कर हमारे सामने आती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर इसका क्या उद्देश्य होता है, समास है वो क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना ही समास का प्रयोजन होता है। अब समास के अंतर्गत अगली बात निकल के आती है समस्त पद कि समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद या क्या होता है समस्त पद, और ये कैसे बनता है समस्त पद। जब दो शब्दों के मध्य की विभक्ति चिन्ह, ये नाम आपने कहीं ना कहीं पहले सुना होगा, पहले की जब हमने क्लासें ली हैं तो ये नाम कहीं ना कहीं आया होगा, विभक्ति चिन्ह। याद आया होगा कि हमने कारक पढ़े थे, उसमें आया था विभक्ति, यानी कारक थे, 8 कारक पढ़े थे, उनके विभक्ति चिन्ह थी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रदान के लिए ऐसे करके विभक्ति चिन्ह आया था। तो जब दो शब्दों के मध्य की विभक्ति चिन्ह को हटाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, वह नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। तो जब दो शब्दों के मध्य की विभक्ति चिन्ह को हटाकर दोनों से एक शब्द बनाया जाता है, एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, तो वही जो नया सार्थक शब्द बन के आता है वही क्या कहलाता है, समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद भी उसे कहते हैं, या सामासिक पद कहलाता है। इतनी बातें आपके समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि समस्त पद या सामासिक पद है वो किसे कहते हैं। जब दो शब्दों के मध्य की विभक्ति चिन्ह, अब देखिए समास में पहली बात क्या है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दो शब्दों का मेल होता है। अब दो शब्दों का जब मेल होता है तो उनके मध्य की जो विभक्ति चिन्ह होता है उसे हटा दिया जाता है और दोनों शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। जब दो शब्दों के मध्य की विभक्ति चिन्ह को हटाकर एक संक्षिप्त सार्थक शब्द बनाया जाता है तो जो वो नया शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण लिखती हूँ, गंगाजल। गंगाजल जो शब्द है वो किससे बना है, गंगा का जल। तो देखिए यहाँ गंगाजल जो शब्द है वो गंगा का जल, यहाँ जो का विभक्ति चिन्ह थी इसको हटाकर दोनों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बना दिया है, एक संक्षिप्त शब्द है वो बना दिया गया है। यही क्या कहलाता है, ये जो नया शब्द बन के आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन, अब यहाँ जो और है, योजक चिन्ह जो लगा हुआ है, यो और है, इसको हटाकर हम दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है, कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन। और ये जो कृष्णार्जुन जो नया शब्द हमारे सामने निकल के आया, नया शब्द दोनों शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनकर आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहलाता है। अब आता है, चार बातें निकल के आ गई। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, किन दो शब्दों के मेल से बना है, इनका क्या अर्थ होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसका प्रयोजन क्या होता है, और इसमें समस्त पद, ये 4-5 बातें हैं, इतनी सी ये वीडियो में निकलकर हमारे सामने आई है। अब इसके बाद में आता है एक नया
आता है कि समास विग्रह। अब आता है अपना समास विग्रह कि समास विग्रह किसे कहते हैं। क्या होता है समास विग्रह? समास विग्रह यानी कि दो समासिक पदों को, या समासिक पद कह दो। समासिक पद जो हमने अभी पढ़ा है, सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। और क्या ध्यान रखना है? समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय, अब देखिए जब हमने समस्त पद बनाया था, है ना, जब हमने समासिक पद बनाया था, अभी मैंने नीचे बताया था आपको कि जब समासिक पद किसे कहते हैं? दो शब्दों के मध्य की जो विभक्ति चिन्ह होता है उसे हटाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। अब देखिए वापिस इसका समास विग्रह करते हैं, इनको अलग अलग, यानी कि समासिक पद या समस्त पद को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो समास विग्रह कहलाती है। और समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्ह है वो दर्शाए जाते हैं, विभक्ति चिन्ह है वो लगाए जाते हैं। वापिस इनको अपने पूर्व रूप में जब लाते हैं, समास विग्रह करते हैं, दो शब्दों को मिलाया था उनको वापिस अपने पूर्व रूप में लाते हैं, तो वहाँ विभक्ति चिन्ह दर्शाना आवश्यक होता है, विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि रसोई घर, अब इसका समास विग्रह करना है तो इसका नया शब्द है वो बनके क्या आएगा? रसोई के लिए घर। तो यहाँ अपना ये आ गया, के लिए विभक्ति चिन्ह है वो आ गया, है ना, विभक्ति चिन्ह है वो लगाने पर ही क्या बना है? इसका समास विग्रह हुआ है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे राजकुमार, तो इसका विग्रह करने पर क्या बनता है? राजा का कुमार। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल। इस तरह से यानी कि विभक्ति चिन्ह है वो वापिस दर्शाए जाते हैं, क्या करने पर? समास विग्रह करते समय। अब आता है आपके, अब एक मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जब हम संधि पढ़ते हैं उसमें भी तो मेल होता है और इसमें भी मेल होता है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्या फर्क है? तो यहाँ मैं आपको ये बात बता देना आवश्यक समझती हूँ कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि व समास में अंतर देखिए, हम देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर होता है। पहला अंतर इसमें संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में किसका मेल होता है? अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, किसका मेल होता है? शब्दों का, ठीक है ना। संधि में वर्णों का मेल होता है और
समास में शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल होता है, यानी एक शब्द है वो दूसरे शब्द के साथ पूरा का पूरा मिलता है, जबकि संधि में वर्ण मिलते हैं। वर्ण आप समझ गए होंगे, अपने जो स्वर व्यंजन है वो क्या है, वर्णों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अक्षर भी कहते हैं। दूसरा आता है संधि में हल, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जबकि समास में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमने समास विग्रह भी किया था, समासिक पद भी बनाया था, तो वहां ऐसा कोई चिन्ह है वो नहीं लगाया जाता, जबकि समास में ऐसा कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। संधि है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ हमने क्या पढ़ा था? संक्षेप। जबकि समास का होता है शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना, जबकि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। एक अंतर वो देखते हैं, संधि में वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि में वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। जबकि समास में शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है? समास में क्या कहलाता है? समास विग्रह। ठीक है ना। देखिए, संधि में वर्णों का मेल होता है, एक वर्ण है वो दूसरे वर्ण से मिलकर है, कोई नया शब्द बनाता है, नई विशेषता पैदा की जाती है संधि में। जबकि समास में शब्दों का मेल होता है, एक पूरा का पूरा शब्द है दूसरे शब्द के साथ मिलता है। संधि में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, हल्का चिन्ह लगाया जाता है, जबकि समास में ऐसा कोई चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है। तीसरा अंतर आता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। संधि में वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, और समास में शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ये है अपना संधि और समास में अंतर। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं जिनको ये बड़ा कंफ्यूज रहता है कि दोनों में तो मेल होता है, संधि में मिलते हैं, समास में मिलता है, फिर फर्क क्या होता है इनमें? तो इनमें इस प्रकार से 4 फर्क होते हैं, 4 अंतर होते हैं। अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि संधि है वो क्या होती है, समास है वो क्या होती है, और किस तरह का इनमें अंतर है वो पाया जाता है। अब आते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है अपना अव्ययभाव समास। दूसरा आता है अपना तत्पुरुष समास। तीसरा आता है अपना कर्मधारय समास। चौथा आता है अपना द्विगु समास।
चौथा आता है अपना द्विगु समास और पांचवा आता है द्वंद्व समास और छठा आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद है, मुख्यतः 6 भेद हमारे सामने आते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब देखिए इन सब की है वो अलग अलग विशेषताएं हैं। जहाँ अव्ययभाव समास है इसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है, वही प्रधान होता है। तत्पुरुष है उसमें है कि विशेषण और विशेष्य का भाव है वो रखा जाता है, इसमें द्वितीय पद है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास है और इसमें कारक की विभक्तियां होती है, कारक की विभक्तियों के अनुसार इसके 6 उपभेद और आते हैं निकल कर तत्पुरुष समास के। कर्मधारय समास है जिसमें ये एक दूसरे की विशेषता बताते हुए पद है वो रखे जाते हैं। द्विगु समास जिसमें पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, ये इसकी पहचान होती है। द्वंद्व समास है जिसमें दोनों ही पद है वो प्रधान होते हैं और दोनों पद की विभक्ति चिन्ह को हटाने और दोनों ही पद है वो समान रूप से प्रधानता रखते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। बहुब्रीहि समास है जिसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो मतलब क्या हुआ, अर्थात ये किसी तीसरे अन्य पद की है प्रधानता दिखाई जाती है इस समाज में। तो हम इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण है देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं अब अव्ययभाव समास। जिस समास का प्रथम पद जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय, देखो एक अव्यय शब्द आता है, संज्ञा के जो विभिन्न प्रकार आते हैं संज्ञा के उसमें आता है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है, अव्यय अर्थात जिनका कोई व्यय नहीं हो, अर्थात जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, जो जैसे हैं वैसे ही वाक्यों में शब्दों के साथ है प्रयुक्त होते हैं। अव्यय व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च करना, और अव्यय मतलब जिसे खर्च नहीं किया जा सकता है, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जो जैसे होते हैं वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द से ही बना है अव्ययभाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, अव्यय अर्थात जो जैसा है वैसा ही प्रयुक्त किया जाता है, अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब देखिए जिस समास का प्रथम पद है वो अव्यय हो और वही पद है प्रधान हो, वह अव्ययभाव समास है वो कहलाता है। और एक बात और ध्यान देने योग्य है, विशेष बात है कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्गों की गणना भी अव्यय के अंतर्गत की जाती है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनकी गणना भी अव्यय के अंतर्गत है की जाती है, इसलिए संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी किस में आते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात यहाँ आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो इसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। और संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं की गणना भी अव्यय के अंतर्गत की जाती है, इसलिए संस्कृत के उपसर्ग युक्त पदों को भी
अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। यानी संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं, उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं, उन्हें भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, यानी कि दिनों दिन, इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है? दिनों दिन, प्रतिदिन यानी कि दिनों दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रति उपसर्ग होता है। प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी कि इसका विग्रह करते हैं तो आता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, प्रति उपसर्ग से बना है प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि हर एक, हर एक। अकारण, ए उपसर्ग आता है। अकारण यानी कि बिना कारण के, बिना कारण। अकारण मतलब हो गया बिना कारण। अब देखिए प्रति उपसर्ग है, यहाँ भी प्रति उपसर्ग है। यहाँ देखिए ये अव्यय, अव्यय शब्द है, अर्थात यथा जो शब्द है वो वैसा का वैसा ही प्रयुक्त होता है। इसमें कभी कोई बदलाव है वो नहीं आता है, जैसा है वैसा का वैसा प्रयुक्त होता है। यथाशक्ति यानी शक्ति के साथ है वो वैसा का वैसा जुड़ा है, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो प्रत्येक, प्रति प्लस एक यानी कि प्रति उपसर्ग है। अकारण यानी कि ए उपसर्ग है वो यहाँ है। आजन्म, आ उपसर्ग, आजन्म मतलब जन्म, जन्म तक, जन्म तक। अब यहाँ देखिए जो हमने परिभाषा पढ़ी है उसके अनुसार है वो उदाहरण है वो निकल कर आए हैं कि इसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है, और संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग है, यहाँ अव्यय शब्द है। और देखिए इसमें एक बात ये भी और रखनी, ध्यान देने योग्य है कि इसका जो प्रथम पद है वही प्रधान होता है और वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। इसकी पहचान का ये भी तरीका है कि प्रथम पद है वो प्रधान होता है और वो कैसा होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। ये इसकी पहचान का तरीका है। दूसरा पढ़ते हैं हम अपना, दूसरा भेद कौन सा था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, उसकी परिभाषा क्या होती है, किस तरह से उसकी पहचान है वो की जाती है, तत्पुरुष के उपभेद है वो कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर होते हैं, ये पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। समास है, इसके 6 भेद होते हैं। अब इस तत्पुरुष समास है, इसके भी 6 भेद निकल कर आते हैं। तो यानी कि 6 और 6 12 इस तरह से हमारे 12 भेद हो जाते हैं। लेकिन हमें ये एक ही वीडियो में नहीं पढ़ने, हम बड़े आराम से इन्हें समझना है। हमें ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करके या घास काट के है अपना टॉपिक है वो पूरा करना है, नहीं। हमारा उद्देश्य, इन क्लासों का उद्देश्य क्या है? आपको अच्छे से समझाना। आपको जब भी पढ़ाया जा रहा है तो वो चीज़ उसी समय आपके समझ में आए, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़े आराम से हैं। इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमें तत्पुरुष समास है, इसके परिभाषा, इसके भेद है, वहीं तक पढ़ेंगे। बाकी जो कल बचेंगे 4 भेद है वो कल के हम क्लास में पढ़ेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, उदाहरण है वो लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, इसके पहचानने की ट्रिक क्या है वो लिखिए। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि होता है दूसरा। ये एक बात मैं आपको शुरू में बताना भूल गई, एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। मैं आपको बता देती हूँ पहले यहाँ थोड़ा सा, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए जब मैंने परिभाषा में बताया कि समास
कहते किसे हैं, दो शब्दों को मेल को कहते हैं, उसमें दो शब्द जोड़े जाते हैं। अब देखिए इसके भेदों के आधार पर देखते हैं कि कभी है कि पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, कभी है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, किसी अन्य पद की प्रधानता है वो सामने निकल के आती है। तो पूर्व पद कहते हैं। पूर्व जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यानी पहला, यानी पहला पद, पहला पद इसे कहते हैं पूर्व पद। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, दूसरा पद, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा रसोई घर, तो यहाँ रसोई और घर दो शब्दों के मेल से बना है, तो ये हो गया अपना पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, इस तरह से। तो अब समझने में आसानी होगी कि जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर प्रथम पद के विग्रह करने पर प्रथम पद के साथ लगे कारक की विभक्तियों का लोप हो जाए। उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि देखिए समझते हैं कि जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है वो प्रधान हो, और जब हम इसके समासिक पद बनाते हैं तो समासिक पद बनाते समय प्रधान हो और विग्रह नहीं, यहाँ समासिक पद या समस्त पद बनाते समय प्रथम पद के साथ लगे कारक की जो विभक्ति है उनका लोप हो जाता है। विग्रह का मतलब तो होता है अलग करना, यानी कि विभक्ति चिन्ह लगानी होती है। और इसमें जब हमें समस्त पद बनाते यानी दोनों शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसमें जो विभक्ति कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक बात निकल के है कि कारक हमने पढ़े थे, इससे पूर्व जो कक्षाएं हुई थी उसमें हमने कारक पढ़े थे। आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी है तो भी मैं बता देती हूँ कि कारक है उसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। यानी कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक उसके 8 भेद होते हैं। अब देखिए इसमें आया आपने कि कारक प्रथम पद के साथ लगे कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब कारक की विभक्तियों का, तो इस आधार पर अपना जो तत्पुरुष समास है उसके भेद है वो निकल के आते हैं, उपभेद है, इसके प्रकार है वो निकल कर आते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, विशेष बात है कि कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रथम कर्ता कारक, कर्ता और संबोधन, इनकी विभक्तियों के जो पद है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि कर्ता कारक को छोड़ दिया जाता है और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। अब 8 में से 2 निकाल दिए तो कितने बचे हमारे पास, 6। तो इन 6 जो भेद है, 6 जो कारक चिन्ह कारक है, कारक की विभक्तियां चिन्ह है, इसके आधार पर तत्पुरुष समास के कितने प्रकार निकल कर आते हैं, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कारक 8 होते हैं लेकिन उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक इनको छोड़ दिया जाता है, तो बाकी कितने बचते हैं, 6 बचते। 8 में से 2 निकाल दिए, 6 बचते हैं। तो इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद या 6 प्रकार हमारे सामने निकल कर आते हैं। कारक की विभक्तियों के आधार पर
कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के 6 उपभेद या प्रकार होते हैं जो हम अभी अध्ययन कर लेते हैं। इसमें पहला आता है, अब कर्ता कारक को छोड़ दिया तो अगला कौन सा था? कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। अब कारक हमने पढ़ा था, तो कर्म कारक था, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या था? को। तो यहाँ जो कर्म तत्पुरुष समास है, तो कर्म कारक की विभक्ति को के लोप होने से बनने वाले को विभक्ति चिन्ह के लोप होने से बनने वाले समस्त पद को कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। को यानी कि कर्म तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह को है, इसके लोप होने से बनने वाले समस्त पद को हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त, विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त। रसोई घर, रसोई घर नहीं आएगा, रसोई के लिए आ जाता है वो जो अपना उसमें कारक के अगले भेद में आता है। जैसे अपने आता है राजकुमार, रसोई घर स्वर्ग को प्राप्त, राजा का कुमार निशाचर, विचरण करने वाला, हिंसा में विचरण करने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। शरणागत, शरण को आगत, शरणागत यानी शरण को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अर्थात देखिए कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या है? को है, और इसके को विभक्ति चिन्ह के लोप होने से ही ये क्या बनता है? समस्त जो पद बनता है, समस्त पद यानी दो शब्दों को मिलाकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। शरणागत, शरण को आगत, यानी कि को विभक्ति चिन्ह से बनने वाला जो आता है वह किस में आता है? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। शरणागत, शरण को आगत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जो वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपका अभ्यास है वो करवाया जाएगा। अब इसका दूसरा भेद आता है करण तत्पुरुष समास। ये जल्दी कर रहे हैं क्या? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या था? से, के द्वारा।
अब से के द्वारा के लोप होने से जो समस्त पद बनता है उसे क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। परिभाषा वही की वही है कि से और के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है इनके लोप होने से क्या बनने वाला जो समस्त पद है वो क्या कहलाता है? करण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। रस भरा, रस से भरा, से देखिए से विभक्ति चिन्ह है, इसके योग से बनता है। तुलसीकृत, तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत या रचित, कृत यानी कृत करना, रचना करना, तुलसीकृत। हस्तलिखित, हस्तलिखित हाथ से लिखित। सूरकृत, कबीरकृत सूर द्वारा लिखित, सूर। तो इस प्रकार से और के द्वारा के विभक्तियों चिन्ह से बनने वाले जो समस्त पद है वो किस में आते हैं? करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चौथा तीसरा आता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान है के लिए, विभक्ति चिन्ह इसका आता है के लिए, के लिए। तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है इसके हटाने से जो बनने वाले समस्त पद है वो किस में आते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे आता है प्रयोगशाला, तो यहाँ होगा प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञशाला देशभक्ति। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। इस प्रकार से देखिए के लिए से बनने वाले विभक्ति चिन्ह से बनने वाले जो समस्त पद आते हैं वो किस में आते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या आता है? से आता है। लेकिन कारक पढ़ाते समय भी मैंने बताया था करण तत्पुरुष में भी आता है और अपादान में भी आता है, लेकिन यहाँ किसके अर्थ में आता है? अलग होने के अर्थ में से आता है, अलग होने के अर्थ में। यानी कि जहाँ अलग होना पाया जाता है, विच्छेद है वो होना पाया जाए, तो वहाँ क्या आता है? अपादान कारक होता है। से विभक्ति चिन्ह है जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा वही कि अपादान कारक की विभक्ति से यानी अलग होने के अर्थ में जो बने विभक्ति चिन्ह से समस्त पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जैसे अपना आया देश निकाला, देश निकाला तो देश से निकाला यानी देश से अलग होने का भाव हो रहा है यहाँ। गुणहीन, गुणहीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। गुणहीन यानी गुणों से हीन। विग्रह करते हैं तो गुणों से हीन। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। नेत्र से हीन। भूखमरा, भूख से मरा। भूखमरा, भूख से मरा। इस प्रकार से यानी कि से विभक्ति चिन्ह से बनने वाले जो समस्त पद होते हैं
वो किस में आते हैं? अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। 5वां इसका भेद आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या थे? का, की, के। का, की, के। का, की, के, रा, री, ना, ने, नी, इनसे जो बने हुए जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं। यानी इन विभक्तियों चिन्ह के लोप होने से बनने वाले समस्त पद या सामासिक पद को हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वीर कन्या, वीर कन्या, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वीर की कन्या। की आया ना? की। और की मैंने आपको कारक पढ़ाते हुए भी बताया था, की है वो किन शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है? स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आता है। स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक, सेना का नायक, राज दरबार, राजा का दरबार, राजा का दरबार, देशवासी, देश का वासी। तो यानी कि ये है जो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। का, के, की, इनके लोप होने से बनने वाले जो समस्त पद होते हैं या सामासिक पद होते हैं वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब तत्पुरुष का अंतिम जो भेद है, छठा, वो आता है अपना अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक थे, उसके विभक्ति चिन्ह क्या थे? में, पर। तो इनके लोप होने से बनने वाले जो समस्त पद है वो किस में आते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रस्त, घर में रहने वाला, निशाचर, जो मैंने पहले ही गलत लिखा था वो इसमें आएगा अपने अधिकरण तत्पुरुष। निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला। और देखते हैं रणकुशल, रण में कुशल, रणकुशल, रण में कुशल, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, पर आ गया, में आ गया, रणकुशल, रण में कुशल। यानी कि में और पर विभक्ति चिन्हों के लोप होने से बनने वाले जो समस्त पद है वो किस में आते हैं? अपने अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ये हमने आज समास के दो भेदों के बारे में पढ़ा। इनका अर्थ क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, समास का प्रयोजन क्या होता है, समास और संधि में क्या अंतर होता है, समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद कौन सा होता है, उत्तर पद किसे कहते हैं, इसके मुख्य कितने भेद होते हैं और मुख्य भेदों में भी जो तत्पुरुष समास है इसके कितने उपभेद होते हैं, जो किस आधार पर होते हैं? कारक की विभक्ति चिन्हों के आधार पर होते हैं। अब इसके मुख्य भेदों में हमने दो भेद है वो आज पढ़ लिए हैं। 4 भेद जो बचे हैं जो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्ते।